हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कृतिका का सेकंड चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ेंगे, जिसके लेखक कमलेश्वर नाथ जी हैं। बेटा, इस चैप्टर में जॉर्ज पंचम की नाक का वर्णन, अर्थात जॉर्ज पंचम एक अंग्रेजी अधिकारी था जिसकी लाट से नाक गायब हो गई थी हिंदुस्तान में। और जो महारानी है इंग्लैंड की, वो एलिज़ाबेथ द्वितीय, वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान का दौरा करने के लिए आने वाली थी। तो भारतीय अधिकारी जो है, राजनेता जो हैं, वो सब परेशान थे क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी। लाट होता है मूर्ति, ठीक है, मूर्ति पर नाक नहीं थी। तो उस पूरी समस्या इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि नाक कैसे लगाई जाए, वही इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए बेटा, जब इंग्लैंड की जो महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही थी, तो वो जब आने वाली थी तो अखबारों में आए दिन उन्हीं की चर्चाएं हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबर आ रही थी कि जो शाही दौरे की वो कैसे तैयारियां कर रही थी। उनका जो दर्जी था वो भी काफ़ी परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि जो महारानी थी वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी, कैसे पहनेगी, क्योंकि जब वो पहले दौरे पर गई थी तो उन्होंने 5,000 का नीले रंग का रेशमी सूट बनवाया था। लेकिन अब वो हिंदुस्तान दौरे पर आ रही हैं तो वो कैसा पहनेंगी, तो करीब 400 पाउंड का खर्चा उस सूट पर आएगा। इस तरीके की जो अफवाहें हैं वो फैली हुई थी। दर्जी भी काफ़ी परेशान था कि जो महारानी थी उनकी खबरें आए दिन अखबारों में छप रही थी। उनको फ़ोटो तैयार किए जा रहे थे फोटोग्राफर से कि वो कैसे कैसे फ़ोटो लेंगी। यहाँ तक कि उनकी एलिज़ाबेथ की जो जन्म पत्री है और प्रिंस फिलिप के उनके कारनामे और उनके नौकरों, बावर्चियाँ होते हैं बेटा, जो खाना बनाने वाले होते हैं, खानसामों, अंगरक्षक जो उनके बॉडीगार्ड थे, उन सब के बारे में भी, और उनके राजमहल से में जो पलने वाले, यहाँ तक कि कुत्ते की भी तस्वीरें अखबारों में छप रही थी। अर्थात जो महारानी थे उनकी शान शौकत को अखबारों के माध्यम से दिखाया जा रहा था। और जो दर्जी था वो बड़ा परेशान था, क्योंकि उसे ये परेशानी थी कि पता नहीं महारानी को इस ड्रेस जो मैं बना रहा हूँ, ये सूट पसंद आएगा या नहीं आएगा, वो क्या पहनेंगी, कैसे पहनेंगी। तो यही दर्जी की इस परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद बेटा, इंग्लैंड की जो धूम थी, जो शंख था, वो हिंदुस्तान तक उसकी गूंज आ रही थी। हिंदुस्तान में भी सनसनी फैल रही थी। राजधानी जो दिल्ली, हमारी राजधानी, क्योंकि जो महारानी थी वो पालम के हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी, ठीक है, उस रेस में फैल गई। तो हमारे जो राजनेता थे, जो अधिकारी थे, उनके मन में भी चिंताएं थी। क्यों चिंताएं थी? क्योंकि रानी आती और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं देखेंगी तो भारत की नाक कट जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो जो रानी दिल्ली आ रही थी, तो दिल्ली की तरफ पालम हवाई अड्डे पर ये उतरने वाली थी। तो जो लेखक है और जो राजनेता है वो बड़े परेशान थे। क्यों परेशान थे? कि दिल्ली को तो वो साफ़ सुथरा कर देंगे, दुल्हन की तरह सजा भी देंगे, ठीक है, उनकी धूल मिट्टी सब साफ़ कर देंगे, सड़कें भी जवान हो जाएंगी, सब बगीचे, लाइटें लगा दी जाएंगी, पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे। लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक कैसे लगाई जाए, ये पूरी चिंता का विषय रहा। मीटिंग हुई, बैठकें हुई बड़े, तो किसी ने सुझाव दिया कि हमें किसी मूर्तिकार से मूर्ति पर नाक लगवा देनी चाहिए। तो लास्ट में हार करके मूर्तिकार को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया बेटा? क्योंकि इसने पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेती, मूर्ति की जो नाक है वो हटी कैसे थी। तो जो ये नाक है, इसकी एक लंबी दास्तान है बेटा। इस नाक के लिए बड़े बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव भी पास किए गए थे, चंदा जमा किया गया था इसको लगाने के लिए, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, बहसें भी हुई थी, अखबारों में पन्ने रंगे गए थे, अर्थात अखबारों में भी इसके बारे में लिखा गया था कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। ये मूर्ति जब स्थापित हुई थी तभी उसी समय ये चर्चा का विषय रहा था। लेकिन
और जैसे कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में होते हैं और कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, तो कुछ खामोश थे और कुछ दोनों तरफ की बातें कर रहे थे। यह आंदोलन चल रहा था और लास्ट में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगा दी गई। लेकिन क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों थे इसमें, मूर्ति के पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों तरफ से लोग थे, तो जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए कि कोई व्यक्ति इनकी नाक को हानि ना पहुंचा सके। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए और उनकी शान शौकत के साथ साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था लोगों ने। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान में पहले से चलती आ रही है सब बातें। तो उसी ज़माने में ये हादसा हुआ इंडिया गेट के सामने, जब जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। कैसे गायब होगी? हथियारबंद पहरेदार भी तैनात थे, गश्तें भी लगाई जा रही थी, फिर भी लाट की नाक जो है वो गायब हो गई थी। रानी आए और नाक ना हो, ये जो है ये भारत के लिए परेशानी का कारण बन गया था। इसके लिए मीटिंग बुलाई गई। नाक लगाने के लिए किसी ने परामर्श दिया कि हमें जॉर्ज पंचम मूर्तिकार को बुला करके लाट पर नाक लगवा देनी चाहिए। जब मूर्तिकार को बुलाया गया तो मूर्तिकार फ़ौरन हाजिर हुआ दिल्ली में, और उसने वह एक कलाकार था और पैसे से वो लाचार था। वह भी पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वह मूर्ति पर नाक लगाने के लिए तैयार हो गया। उसने राय दी कि हमें मूर्ति की जिस पुरातत्व विभाग के फाइलों को खंगोला जाए, ठीक है, जो पुरातत्व विभाग की जो फाइलें हैं उनके पेट चीरे जाए मीन्स उनसे रहस्य निकाला जाए। उनसे पेट चीरना होता है रहस्य निकालना, कि उनके पेट चीरे जाए पुरातत्व विभाग की पता चल सके कि यह मूर्ति तब बनी थी जब पत्थर कहाँ से लाया गया था। लेकिन सारी फाइलें जो है वो खत्म हो चुकी थी, अर्थात कोई फाइल उपलब्ध नहीं थी, इसलिए पुरातत्व विभाग से भी पता नहीं चल पाया कि जो मूर्ति है उसका पत्थर कहाँ से आया था। इस प्रकार मूर्तिकार को बड़ी परेशानी हुई, तो उसने अंतिम निर्णय लिया कि हमें क्या करना चाहिए। मूर्तिकार लास्ट में निर्णय लेता है कि मैं जाता हूँ और पूरे भारत का भ्रमण करके आता हूँ, जहाँ भी लाट की नाक का पत्थर मिलेगा वहीं से मैं मूर्ति पर वो नाक लगा दूँगा। जब मूर्तिकार होता है वो जो काफ़ी परेशान होता है और वो जगह जगह जाता है, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता है, लेकिन उसे कहीं भी वह पत्थर नहीं मिलता है। बड़ी खोज करने के बाद भी उसे मेहनत का कोई फल नहीं मिलता है। एक छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान की पहाड़ी प्रदेशों, पत्थरों की खानों का दौरा पर निकला। वहाँ से भी वह निराश होकर के लौटा, क्योंकि वहाँ भी उसे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को उसने खोज डाला, लेकिन इस किस्म का पत्थर नहीं मिला, क्योंकि जो पत्थर है वो विदेशी है। सभापति ने क्रोध में आकर कहा, लानत है ऐसी अकल पर, विदेशों में सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल सकता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अर्थात हमारा जो हिंदुस्तान है उसने विदेशी संस्कृति को पूर्णतः अपना लिया है, तो वह पत्थर हमारे समाज में, हमारे देश में क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार जो था वो चुप था, सहमा हुआ था। उसने कहा कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये बात जो मीटिंग है इससे सभा से बाहर नहीं जानी चाहिए। दरवाजे जो है बंद कर लिए जाते हैं जिस कमरे में मीटिंग हो रही होती है, और देश में अपने नेताओं की जो मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो और आपको ठीक लगे तो उनकी लाट से, मतलब जो हमारे देश के नेताओं की जो मूर्तियां हैं उनकी लाट से नाक उतार करके जिसकी फिट हो जाए उसी नाक उतार करके मैं इस पर लगा देता हूँ। कुछ क्षण के लिए तो सभी खामोश रहे, लेकिन फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उसके लिए सभी तैयार हो गए। तो जो मूर्तिकार है वो देश के दौरे पर निकला, जहाँ जहाँ हमारे मूर्तिकारों की लाटें लगी हुई थी। उसके नाप के लिए वह दिल्ली से वह बम्बई आया। सबसे पहले कैसे आया? दिल्ली से बम्बई आता है। वहाँ पर दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसी, जहांगीर, इन सब की नाकें वह टटोलता है, नापता है और गुजरात की ओर भागता है। वहाँ पर गांधी जी, सरदार पटेल, वटल भाई पटेल और महादेव देसाई आदि की मूर्तियों को देखता है। फिर वहाँ भी उनकी नाक फिट नहीं बैठती। इसके बाद वह बंगाल की ओर निकलता है।
बंगाल की ओर चलता था तो वहाँ पर गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की नाकों को टटोलता है, देखता है, लेकिन वहाँ से भी उनकी नाकें फिट नहीं होती हैं। इसके बाद बेटा वह वहाँ से बिहार की तरफ चल देता है। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आता है, जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास जाता है और वहाँ भी उनकी नाक की कोई कहीं भी फिट नहीं होती है, क्योंकि किसी की सबकी नाकें क्या थी, जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। घबराहट से वह मद्रास में पहुंचता है और वहाँ पर सत्यमूर्ति को देखता है। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचता है। पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों से भी सामना करता है, लेकिन वो नाकें भी उनके सामने फिट, उस मूर्ति पर फिट नहीं होती जॉर्ज पंचम की। आखिर में दिल्ली पहुंचता है और अपना बयान बताता है नेताओं को, तो वो झुंझला उठते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन मूर्तिकार फिर दोबारा उन्हें दिलासा देते हुए, विश्वास दिलाते हुए सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 82 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक उन पर फिट हो जाए, क्योंकि हमारे जो नेताओं की नाक थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो क्या ऑप्शन देता है लास्ट में मूर्तिकार कि शायद किसी बच्चे की नाक, बच्चा जो शहीद बच्चे हुए थे 42 में, उनमें किसी की नाक फिट हो जाए। ये सोचकर वह मूर्ति की बच्चों की नाकों की ओर बैठता है और वहाँ पर जा कर के मूर्ति को टटोलता है, लेकिन किसी की वहाँ पर भी नाक फिट नहीं बैठती है। फिर उसके बाद मूर्तिकार जो वह पैसे से लाचार था, हार मानने वाला नहीं था, वो एक कलाकार नहीं था, वो हार नहीं मान सकता था। और इसके बाद वह क्रोध होकर के अपनी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर दोबारा क्या जो मूर्तिकार जो है वो शर्त रखता है कि जो ये बात है वो जो मैं योजना पेश कर रहा हूँ वो एकदम जो राय है वो मतलब बहुत एहतियात बरतने योग्य है। क्यों बरतने योग्य हैं? क्योंकि जो मैं बात कहने वाला हूँ ये बात जनता तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मूर्तिकार जो है नई योजना पेश करता है, कहता है कि मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कि जॉर्ज पंचम की नाक की जो है 40 करोड़ जो हमारी भारतीय जनता है उनमें से कोई भी एक जिंदा नाक काट करके लगा दी जाए। बात से सन्नाटा छा जाता है। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद जो सभापति होता है वो सबकी तरफ देखता है। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ भुचक्का जाता है। चाया होता है बेटा, मतलब भुचकना होना, मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है और धीरे से बोला, आप क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो, नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाज़त दे दीजिए। कानाफूसी होती है मीटिंग में, सभा में, और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी जाती है। क्या इजाज़त दी जाती है कि 40 करोड़ जो भारतीय जनता है उनमें से किसी की भी नाक काट करके जिंदा नाक लगा दी जाए। अखबारों में सिर्फ इतना छपा होता है कि जो नाक का मसला है वो हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास जो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक थी वो लगा दी गई है। यह नहीं बताया जाता कि वह समस्या का जो हल है वो कहाँ से मिला। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती की जाती है। मूर्ति के पास जो तालाब होता है उसको साफ़ किया जाता है, उसमें ताज़ा पानी भरा जाता है, क्योंकि जिंदा नाक लगाई जा रही थी, सूख ना पाए, इसलिए क्या किया जाता है, तालाब में ताज़ा पानी भरा जाता है। और यह बात जो है जनता तक ना पहुंच पाए, इसकी जो तैयारियां हैं वो अंदर ही अंदर चलती हैं। रानी के जो दिन थे आने के वो नज़दीक आ रहे थे और मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह उसे दे दी गई थी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए, कि जिस दिन महारानी आए उस दिन तक नाक लग जानी चाहिए। जॉर्ज पंचम की जो वह दिन आ जाता है जब जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी जाती है। अखबारों में खबरें छपी होती कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं है। लेकिन उस दिन अखबारों में एक और बात गौर करने योग्य थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, ना ही कोई फीता कटा था, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई थी, ना ही किसी ने किसी का अभिनंदन किया था, स्वागत किया था, ना ही किसी ने मानपत्र भेंट करने की नौबत आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था,
किसी का ताज़ा जो चित्र है वो छपा हुआ नहीं था। सब अखबार जो है वो खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए मीन्स मूर्ति के लिए, लेकिन अखबार जो है वो सारे चुप थे। तो बेटा जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के माध्यम से जो लेखक हैं कमलेश्वर नाथ जी, उनका मुख्य उद्देश्य है स्वाभिमान से शून्य भारतीय शासकों पर करारा व्यंग किया है। क्योंकि जो हमारे भारतीय शासक हैं वो स्वाभिमान शून्य हो गए हैं, उनके अंदर कोई स्वाभिमान की भावना नहीं है। लेखक स्वतंत्र भारत के उन शासकों को मजाक करता है जो अपने आत्मसम्मान को भूल चुके हैं, उसके ऊपर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने करारा व्यंग किया है। वे अतीत में हुए अपने अपमान को भूलकर अन्याय और हमें गुलाम बनाने वाले अंग्रेज़ों के सम्मान में लगे हुए थे कि जिन अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बनाया था, जिन अंग्रेज़ों ने हमारा अपमान किया था, अन्याय किया था हमारे ऊपर, उनके सम्मान के लिए आज उन्होंने 40 करोड़ जनता में से किसी भी एक की जिंदा नाक लगा दी गई। उन्हें भारतीय महापुरुषों, शहीदों, संघर्ष करने वाले बच्चों और स्त्रियों की भी कोई चिंता नहीं थी कि उन्हें नहीं लगता कि किसने कैसे बलिदान दे करके शहीद हुए, जो देश को आज़ादी प्राप्त हुई, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी। ऐसे जो नेता हैं वो इंग्लैंड की महारानी एलिज़ाबेथ के स्वागत में लगे हुए थे। वे भूल चुके थे कि इसी महारानी ने हमें कभी गुलाम बनाया था। इसलिए लेखक जो है, और इस पाठ में लेखक ने सरकारी कार्यप्रणाली जो है हमारी, उस पर भी व्यंग किया है कि जो हमारी सरकारी कार्यप्रणाली है वह भी कैसी है, खोखली है। सभी अधिकारी जो होते हैं वो अपनी जिम्मेवारी को ढंग से निभाते नहीं हैं, अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डाल देते हैं। अंत में जब गाज गिरती है, अर्थात जब कुछ भी बात होती है, तो वो छोटे अधिकारियों पर अपनी बात को डाल देते हैं। तो स्पष्ट है कि लेखक का जो उद्देश्य है वो भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना को जगाना और कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देना है। जो लेखक है इस पाठ के माध्यम से भारतीय जनता में, भारतीय नेताओं में आत्मसम्मान की भावना को जागृत करना चाहते हैं और उन्हें कर्तव्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देना चाहते हैं। यही महत्वपूर्ण उद्देश्य था उनका इस पाठ को लिखने का, जो इस पाठ के माध्यम से वे भारतीय जनता तक और भारतीय शासकों तक, सभापतियों तक इस बात को, राजनेताओं तक इस बात को पहुंचाना चाहते थे। ओके बेटा, कुछ अगर इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आता है, जो अभ्यास के क्वेश्चंस हैं उसे आप करेंगे, और जब समझ नहीं आता है कुछ तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा, कॉल करके पूछ लेना कैसे भी। ओके बेटा।